हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी, मैथमेटिक्स टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 11 और 12 की आरबीएससी की मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझाता हूं आपको। मेरा चैनल है बेटर मैथ और इसमें आपका स्वागत है। और इस चैनल के अंदर आपको कक्षा 11 और 12 के समस्त वो सारे वीडियो मिलेंगे जो मैथमेटिक्स के हैं, जिसमें कम्प्लीटली पहले एक्सप्लेन किया गया है, उसके बाद एक्सरसाइजेज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो लास्ट टाइम हमने संयुक्त फलन में वो जो पहला टॉपिक है, इसके अंदर हमने दो चीज डिस्कस की थी, संयुक्त फलन और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस। इसके बाद प्रतिलोम फलन और उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट इसी के अंदर कंसेप्ट आता है, थर्ड कंसेप्ट, दैट इज द बाइनरी ऑपरेशंस या द्विआधारी संक्रियाएं। तो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी यहाँ मैंने परिभाषा लिखी हुई है। इस परिभाषा के अनुसार ये है कि यदि कोई समुच्च S, कोई भी समुच्च S है, इस पर कोई द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी का मतलब है जहां इस समुच्च S को दो बार यूज किया गया है। द्विआधारी संक्रिया को में जैसे यहाँ हम कॉलन के लिए फलन को व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार स्टार भी यहाँ एक फलन को ही व्यक्त कर रहा है। कोई द्विआधारी संक्रिया इस स्टार एक फलन के रूप में इस प्रकार है कि S गुणा S से S के रूप में ये परिभाषित है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी S गुणा S से हम S के लिए कोई रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और इसे हम एस्ट्रिक a, b या a एस्ट्रिक b से व्यक्त करते हैं। हालांकि इस एस्ट्रिक की जगह हम ओ सिंबल, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, इस टाइप से और भी ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, बट आपकी बुक के अंदर स्टार ही दिया गया है, इसलिए हम जनरली इसी की डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे यदि a बिलोंग्स टू S है, b बिलोंग्स टू S है, तो a एस्ट्रिक b भी बिलोंग्स टू यदि S है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आपकी संक्रिया S है वह एक द्विआधारी संक्रिया है। ये तभी द्विआधारी संक्रिया होगी स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि यदि आपका A और B दो एलिमेंट हैं जो समुच्च S से बिलोंग करते हैं और इन दोनों एलिमेंट्स के द्वारा जो द्विआधारी संक्रिया की यानी कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, वो भी यदि इसी समुच्च का ही पार्ट है, यानी जो आपको अवयव मिलेगा इस संक्रिया के फलस्वरूप वह भी इस समुच्च S में ही विद्यमान होगा, तभी मैं सम तभी मैं इस एस्ट्रिक ऑपरेशन को या इस ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया को मैं व्यक्त कर सकता हूँ। क्लियर? जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मॉड्यूलो प्लस मॉड्यूलो टू, ये a मल्टीप्लाई b, ये सारी की सारी आपकी द्विआधारी संक्रिया। कैसे? मान लीजिए a और b यदि समुच्च z से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए 4 प्लस 5 करें तो वो 9 आता है, 9 भी आपका एलिमेंट है z का। 4 माइनस 9 करते हैं तो माइनस 5 आता है, वो भी बिलोंग करता है z से। 4 मॉड्यूलो 2, 4 एडिशन मॉड्यूलो 2 b, 4 एडिशन मॉड्यूलो 9, इसको हम अभी सॉल्व करना सीखेंगे। ये भी आप देखेंगे कि ये भी आपकी द्विआधारी संक्रिया होती है। और a मल्टीप्लाई b, 4 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 36, ये भी 36 भी आपका एलिमेंट है किसका, z का। तो हम कह सकते हैं कि s, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, यानी प्लस माइनस मॉड्यूलो 2 ऑपरेशंस, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस, ये सभी ऑपरेशंस आपके द्विआधारी संक्रिया को व्यक्त करते हैं। क्लियर? संक्रिया दैट इज द ऑपरेशन, ऑपरेशन कोई भी होगा, यानी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन, ये सारे हमारे ऑपरेशन है। डिवाइडेशन में जनरली हम डिस्कस नहीं करते, पर डिवाइडेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट द्विआधारी संक्रिया के कुछ गुणधर्म की। गुणधर्म में बात करें तो पहला गुणधर्म आता है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अनुसार यदि a एस्ट्रिक b है और b एस्ट्रिक a है, यदि इन दोनों का मान समान आ जाता है तो ऐसा स्ट्रिक ऑपरेशन आपका क्रम विनिमयता को शो करता है। यानी ये वाली जो संक्रिया है, ये आपकी क्रम विनिमयता की संक्रिया को फॉलो करती है। जैसे 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, दोनों का मान इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लस ऑपरेशन है वह एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया को दर्शाता है। सहचरता की बात करें तो a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c इक्वल्स टू a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। जैसे कि यदि मान लीजिए एस्ट्रिक की जगह मैं गुणा यूज करता हूँ संक्रिया के लिए, तो 4 गुणा 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, दोनों की वैल्यू 40 40 आती है जो कि इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है
वह आपकी साक्षरता के गुणधर्म को फॉलो करता है। जनरली हम बात करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़ना और गुणा करना, ये दोनों ही संक्रियाएं सदैव आपके साक्षरता और क्रम विनिमयता के गुणधर्म को फॉलो करती है। इसके बाद आता है इकाई अवयव का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इकाई अवयव दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या इकाई अवयव का मतलब है कि यदि मैंने किसी एलिमेंट ए को साथ संक्रिया की ई की और ई संक्रिया ए, इन दोनों का मान इक्वल है ए के, यानी ए के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ए को जब मैं किसी ऐसे अवयव के साथ संक्रिया करता हूँ कि जिसको संक्रिया करने के पश्चात ए के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इस ई को हम इकाई अवयव कहते हैं। जैसे 4 मल्टीप्लाई 1 करें या 1 मल्टीप्लाई 4 करें तो रिजल्ट तो 4 ही आएगा। तो 4 को हम स्टार्टिंग में लेकर चले थे, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा 4 के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है यहाँ पर एक इकाई अवयव को दर्शाता है। नेक्स्ट गुणधर्म आता है आपका प्रतिलोम अवयव यानी इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो यदि a एस्टेक b इक्वल्स टू b एस्टेक a इक्वल्स टू e है, यानी यदि किन्हीं दो अवयवों के बीच में संक्रिया परफॉर्म की जाए और उनका जो रिजल्ट है वो एक इकाई अवयव के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर b या a एक प्रतिलोम अवयव को दर्शाते हैं या ये एक दूसरे के प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे कि 4 में प्लस माइनस 4 या -4 प्लस 4 करें तो रिजल्ट क्या आएगा 0। एडिशन के लिए स्टूडेंट सदैव ध्यान रखिएगा 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट या इकाई अवयव होता है। उसी प्रकार यदि 5 मल्टीप्लाई 1/5 करें या 1/5 मल्टीप्लाई 5 करें तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। यहाँ पर 5 और 1/5 इस संक्रिया के लिए आपके दोनों प्रतिलोम अवयव हैं एक दूसरे के। यहाँ पर एडिशन के लिए 4 और -4 एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के केस में यहाँ पर 0 आपका इकाई अवयव प्राप्त हुआ और मल्टीप्लिकेशन केस में आपका 1 इकाई अवयव प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यदि 5 विद्यमान है तो यदि 1/5 में विद्यमान होगा 5 विद्यमान है तो 1/5 अवश्य विद्यमान होगा, क्योंकि इन दोनों की संक्रिया के फलस्वरूप इकाई अवयव आ रहा है। तो ये बेसिकली गुणधर्म है, या आप कह सकते हैं कि यदि कोई संक्रिया आपकी द्विआधारी संक्रिया है या बाइनरी ऑपरेशन है तो वो इन 4 गुणधर्मों का सदैव पालन करेगी। यानी उस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय का नियम, साहचर्यता का नियम, इकाई अवयव का अस्तित्व होना चाहिए और प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। तभी उस संक्रिया को हम द्विआधारी संक्रिया कह सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूलो सिस्टम में योग तथा गुणन संक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखिए कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक और a और b दो पूर्णांक हैं, m तो एक धनात्मक पूर्णांक है यानी m belongs to z plus and a and b belongs to z, तो विभाजन एल्गोरिथम विधि से a प्लस b यानी इन दोनों के एडिशन को हम m³ प्लस r के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां r की वैल्यू 0 से m के मध्य में रहती है। ठीक है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और m के कम होगी, यानी 0 और m के बीच में ही रहेगी। इसे हम a प्लस बी इक्वल्स टू आर मोड m या a प्लस, ये इस टाइप से m को मैंने नीचे लिख दिया बेस में, a प्लस बेस m b इक्वल्स टू r से भी व्यक्त करते हैं। ये बेसिकली a और b का मॉड्यूलो ऑपरेशन है, m मॉड्यूलो, इसको हम कहते हैं a और b का एडिशन मॉड्यूलो m, ठीक है, या योग मॉड्यूलो m। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि यदि यहाँ पर a और b का योग m से कम होता है तो रिजल्ट a प्लस b के बराबर होगा। यदि a प्लस b का वैल्यू m के बराबर या उससे ज्यादा है तो रिजल्ट r रहेगा, r का मतलब शेष पर। इसी प्रकार यदि a गुणा b की बात करें तो इसकी वैल्यू भी r mod m के बराबर लिख सकते हैं। इसको हम a गुणा बेस m m b इक्वल्स टू r लिख सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट इस प्रकार करते हैं कि यदि a गुणा b की वैल्यू लेस देन m है तो रिजल्ट a गुणा b रहेगा, और यदि a गुणा b की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है तो रिजल्ट r रहेगा। जैसे 18 एडिशन मॉडुलो 4 3 इक्वल्स टू 1 कैसा आया कि 18 प्लस 3 को आपने ऐड किया तो कितना आया 21। 21 में जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 21 फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेटर देन है किससे, m से, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो रिजल्ट किसके बराबर रहेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल के।
तो यहाँ पे 21 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए रिजल्ट 1 आता है। इसी प्रकार जब 3 एडिशन मॉडुलो 6 2 की बात करें तो 3 प्लस 2 आता है 5। 5 जो वैल्यू है वो लेस देन 6 है, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ रिजल्ट आपको इक्वल होगा a प्लस बी का, यानी 3 प्लस 2 की, यानी जो है 5। इसी प्रकार जब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 3 ये बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस प्रकार से पहले 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 15। 15 जो वैल्यू है वो आपकी 4 से कम है या ज़्यादा है? तो 15 ऑब्वियसली ज़्यादा वैल्यू है हमसे 4 से, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। रिजल्ट किसके बराबर आएगा? रिमाइंडर शेषफल के, यानी 15 में जब 4 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचता है 3, तो रिजल्ट 3। इसी प्रकार 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 61 8 की बात करें तो ये 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 40। 14 40 की जो बात करें, 40 जो है वो किससे लेस देन 61 है या ग्रेटर देन लेस देन 61 है? तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे रिजल्ट किसके बराबर रहेगा? a गुणा b के, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, जो रिजल्ट क्या है? 40। क्लियर स्टूडेंट्स? इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मॉड्यूलो सिस्टम में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की दो संक्रियाएं काम करती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको हम आगे भी यूज करेंगे, तो इससे आप याद रखें। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं द्विआधारी संक्रिया की संयुक्त सारणी। संयुक्त सारणी दैट मीन्स द कि संयुक्त फलन की तरह काम करेगी या किस टाइप से क्या होगा? बेसिकली यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं द्विआधारी संक्रिया की, तो इसका ये मतलब है कि अवयवों के मध्य केवल बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया ही परफॉर्म की जा सकती है। द्विआधारी संक्रिया मॉड्यूलस ऑपरेशंस के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलों के लिए की परफॉर्म की जा सकती है। तो यहाँ हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यदि कोई भी परिमित समुच्चय A है, उसके अवयवों के मध्य द्विआधारी संक्रिया एक सारणी की सहायता से की जा सकती है। यानी द्विआधारी संक्रिया को परफॉर्म करना है किसी एक ही परिमित समुच्चय के अवयवों के मध्य। इस सारणी को ही हम द्विआधारी संक्रिया की संयुक्त सारणी कहते हैं। जैसे कि कोई समुच्चय A है जिसके 4 अवयव हैं 1 2 3 4। तो यहाँ हम 1 2 3 4 के लिए यदि बात करें तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ 1 ऑपरेशन 1 करना है, 1 मॉड्यूलो 3 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 दैट इज 2। 2 जो है वो 3 से छोटा है, क्योंकि यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 3, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। इसी प्रकार 1 प्लस 2 दैट इज द 3। 3 की बात करें तो 3 1 प्लस 2 3 3, और ये आपका m भी 3, तो 3 में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। हाँ जी, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 मॉडुलो 2 में मॉडुलो 3 दैट मीन्स 2 जो है आपका 3 से छोटा है, तो रिजल्ट आपका आएगा 1 प्लस 2 3, 3 और 3 में m की वैल्यू भी 3 है, रिजल्ट आएगा रिमाइंडर दैट इज 3 प्लस 1 4, 4 मॉडुलो 3 यानी रिमाइंडर 1, 4 प्लस 1 5, 5 मॉडुलो 3 यानी रिमाइंडर 2, 2 प्लस 1 3, 3 मॉडुलो 3 दैट इज 2 प्लस 2 4, 4 मॉडुलो 3 यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1, 2 प्लस 3 5, 5 मॉडुलो 3 यानी 2, 2 प्लस 4 यानी 6, 6 मॉडुलो 3 रिमाइंडर 3 प्लस 1 4, 4 मॉडुलो 3
and the remainder 1. 3 plus 2 5, 5 modulo 3 remainder 2. 3 plus 3 6, 6 modulo 3 remainder 3 plus 4 7, 7 modulo 3 remainder 4 plus 1 5, 5 modulo 3 remainder 4 plus 2 6, 6 modulo 3 remainder 4 plus 3 7, 7 modulo 3 remainder 4 plus 4 8 modulo 3 remainder. Similarly, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के लिए हम बात करें 1 प्लस 1 2 2 मॉडल 2 की जो वैल्यू है वो 5 से लेस है, तो ये 2 2 इंटू 1 2 लेस देन ये भी 2 3 मल्टीप्लाई 1 ये लेस देन ये भी सॉरी 4 मल्टीप्लाई 1 4 4 और इस 4 भी इससे लेस है, ये अभी 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 2 2 4 ये भी लेस है, 3 इंटू 2 6 6 मॉडुलो 5 रिमाइंडर कितना आएगा 1 4 इंटू 2 8 रिमाइंडर कितना आएगा 3 3 इंटू 1 रिमाइंडर यहाँ पर लेस है 3 3 इंटू 2 6 रिमाइंडर आएगा 5 1 3 इंटू 3 9 9 मॉडुलो 5 यानी रिमाइंडर 4 12 मॉडुलो 5 यानी रिमाइंडर 2 4 लेस है 4 इंटू 2 8 8 रिमाइंडर 3 12 4 into 4 16 16 modulo 5 and the remainder कितना आएगा 1. ठीक है, चेक कर सकते हैं. ओके, तो इस प्रकार हम ये ऑपरेशन सारे परफॉर्म करते हैं. थैंक यू.